हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल क्रैक बीपीएससी। आज मैं ह्यूमन बेसिक नीड की बात करूंगा और ह्यूमन की अगर बेसिक नीड की अगर बात करूं तो वो है खाना। यानी आज मैं बात करूंगा फूड सिक्योरिटी की। और ये जो फूड सिक्योरिटी का चैप्टर है, अगर मैं बात करूं बीपीएससी के लिए, तो आपका ये GS2 में आ सकता है। और GS2 की बात करो तो इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी सेक्शन से इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज वेल एज अगर इसी फूड सिक्योरिटी को कोविड-19 से जोड़ करके अगर क्वेश्चन बना दे वो, तो हो सकता है ये करंट अफेयर GS1 से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। ऑलराइट, तो क्योंकि ये करंट में भी रहा है और फूड सिक्योरिटी से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो चलिए आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एज सच क्या पूछा गया है। अगर मैं बात करूं, ये 65th का क्वेश्चन है। ये वाला देखोगे 65th का क्वेश्चन है। ये देखोगे ये भी 65th का क्वेश्चन है। देन ये है आपका 64th का क्वेश्चन एंड अगेन ये है 64th का क्वेश्चन। ओके, तो इससे एक आइडिया लगाते हैं कि 66th में क्या पॉसिबिलिटीज है आने की। 65th में अगर बात करो तो साइंस एंड टेक सेक्शन में आपसे पूछा गया था कोविड-19 को साइंस एंड टेक से जोड़ करके एक क्वेश्चन था। ओके, कोविड-19 को साइंस एंड टेक से जोड़ा गया था। अब बात करो कि उसी साल अगर आप देखोगे कोविड-19 को सोशो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस इसके पूछे गए थे। ओके, फिर से देखो आप कोविड-19 को क्या पूछा गया था, ग्लोबल स्प्रेड के बारे में और ये पेंडेमिक वगैरह जो था, ठीक है, और इंटरनेशनल माइग्रेशन से जोड़ करके इसको बात करी गई थी। ओके, तो आपको समझ में आ गया कोविड-19 के 3 क्वेश्चन आए थे। पहला साइंस एंड टेक, सेकेंड है आपका इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस का आ रहा था, और थर्ड वन इज माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या उसका, ठीक है, इम्प्लीकेशन रहा है। तो ये 3 चीजें कोविड-19 से आई थी। अब मैं बात करूं कि और फूड की, तो देखो फूड सिक्योरिटी से ये क्वेश्चन है और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करके क्वेश्चन आया हुआ है। ऑलराइट, और देखो और क्या क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे पूछा हुआ है रोल ऑफ WTO। ये मैंने क्यों दिया हुआ है, ये अगर आप फूड से अगर आप जोड़ करके देखो तो क्वेश्चन आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे पूछा जा सकता है। ओके, और आप कहोगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नोबेल पीस प्राइज जो इस बार का मिला है ना 2020 का, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। और क्यों मिला है, क्योंकि कोविड-19 में फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये अवार्ड मिला था। तो ये तो था कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं अब चल रहा हूं अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, कोविड-19 को हम लोग जोड़ के देखेंगे किससे, फूड सिक्योरिटी से। ओके, फूड सिक्योरिटी से। तो आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन कोविड-19 से रिलेट करके ही आए, आपका सिंपल फूड सिक्योरिटी से आ सकता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली जैसे सिंपल फूड सिक्योरिटी से आता है, तो अकॉर्डिंगली मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है, मतलब बताने वाला हूं, ताकि आप सिंपल फूड सिक्योरिटी से आए तो भी आप कर लोगे, कोविड-19 से जोड़ के दे तो भी आप कर लोगे। ऑलराइट, तो देखो अगर कोविड-19 से जोड़ करके आता है तो क्या आपका इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए। देखो इस तरीके का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, एन इनविजिबल क्राइसिस इज बिल्डिंग इन द वेक ऑफ कोविड-19। ओके, और कुछ डेटा की बात करेंगे। डेटा ये बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2020 नियरली 690 million people are hungry and pandemic will add 83 to 132 million more people। देखो पहले से 690 मिलियन जो पीपल हैं वो हंग्री हैं, और ये कितना ऐड करेगा, ये लगभग 83 से कितना 132 मोर पीपल को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये डेटा यहां पे बात कर लिए हैं। ओके, और ये UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ऑलराइट, देखो तो अब इसमें बात करेंगे, दिस वन ऑफ द मोस्ट सीवियर
एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने क्या करा, इंट्रोडक्शन लिख दिया। और अगर आप बात करो सिंपल डेफिनेशन की, अगर फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन, तो FAO दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उसका एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपके लिए। ठीक है, ओके। तो चलिए, और अगर आप बात करनी है आपको, तो और आप क्या बात कर सकते हो? अगर आपको और बात करनी है तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो कि हिस्ट्री में जा करके आप उसको प्रेजेंट में लेकर के आओगे। ओके, हिस्ट्री किस तरीके से चलेगी? हिस्ट्री में आप बात करोगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, आफ्टर इंडिया गेटिंग इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे देखोगे एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको नजर आएगा। ओके, तो पॉपुलेशन जो था वो कैसे बढ़ रहा था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा था। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना? 1 जैसे कि 2 है, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो गया? 8 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 32 हो गया, 32 के बाद 64 हो गया। ओके, तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, और फूड की जो हम बात कर रहे थे, और फूड कैसे बढ़ रहा था? फूड बढ़ रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स 2 है तो फिर 4 हुआ, देन 6 हुआ, देन 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, इस तरीके से फूड बढ़ रहा था। समझ में आ गई ना आपको बात? तो इस चीज को आपको यहां पे मेंशन कर देना है। यानी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन है और फूड हमारे एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिल रही थी। ओके, तो ये उस टाइम की प्रॉब्लम को हिस्ट्री को लेकर के बात कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दिए इंट्रोडक्शन लिखने के। ओके, तो अब मैं बात कर लेता हूं अपने बॉडी पार्ट को, कि देखो बॉडी पार्ट को मतलब किस तरीके से डील करेंगे। ओके, तो आपको क्या है, थोड़ा सा इनोवेटिव होना है, और इनोवेटिव होकर के आपको बात करनी है 4 पिलर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी की। ओके, तो कौन कौन से 4 पिलर्स हो सकते हैं उसकी आप बात करोगे। देखो, अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए ना, तो आप इस तरीके का डायग्राम बनाने की कोशिश करो। 1 2 3, देख रहे हो, 4। ओके, अब देखो इन चारों को मिला करके ये जो है ना, ये वाला ब्रैकेट, यानी ये चारों जिसमें कवर हो रहा है, ये वाला जो ब्रैकेट देखोगे ना, इनमें वो चारों चीजें कवर हो रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाला ब्रैकेट क्या कहलाएगा? ये ब्रैकेट कहलाएगा आपका फूड सिक्योरिटी। समझ में आ गई बात? और ये देखो 4A क्या हो गया? ये है अवेलेबिलिटी। देन आगे आप आओगे, ये एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, ये है अफोर्डेबिलिटी, एंड ये है एब्जॉर्प्शन। ओके, अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है? अवेलेबिलिटी मीन्स क्या कोई फूड अवेलेबल है, यानी मौजूद है। ओके, यानी प्रचुर मात्रा में क्या वो पैदा हो रहा है, उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। देन आती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स वो चीज है तो सही, लेकिन क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, यानी बाजार है क्या उसके लिए, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेसिबिलिटी। बाजार है तो एक्सेसिबिलिटी हो गई। ओके, देन कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है जेब में क्या पैसे हैं, अगर जेब में पैसे हैं तो वो हो गया अफोर्डेबिलिटी। एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि सब कुछ हो आपके पास और शरीर ही साथ ना दे, तो फिर फायदा ही क्या खाने का। तो शरीर भी क्या होना चाहिए? तंदुरुस्त होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी जो खाएं वो शरीर को लगे उसको। तो ये क्या है? 4A स्ट्रेटजी है जिससे आप फूड सिक्योरिटी को, ठीक है, डिफाइन करोगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जामिनेशन में इस तरीके से आप एक डायग्राम बना दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप देखो 1 बाय 1 मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं बस। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बूस्ट करता है किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करता है। ओके, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फिर फॉर हैविंग अ कंट्रोल ऑन फूड प्राइसेस। ऑल राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का, ठीक है, कंट्रोल मतलब फूड प्राइसेस पे कंट्रोल की बात करेंगे। ओके, अगर देखो कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होगी तो चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। कम मात्रा में होंगी महंगी हो जाएंगी, यानी फूड प्राइस इसी तरीके से कंट्रोल होता है। ओके, आगे क्या बात करोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन लीडिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ओके, इसकी बात कर लोगे। फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली बात है, ट्रेड के लिए भी आप फूड को यूज करते हो, यानी फूड अगर आपके पास है तभी तो वो ट्रेड में मतलब यूज होगा। ओके, और जरूरी नहीं है कि फूड बस
खाने के काम में भी आता है और ढेर सारी चीज़ों में भी काम में आता है, रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है, इंडस्ट्रीज में इवन काम आता है। ओके चलिए, फॉर इंक्रीज ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, बिल्कुल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए तो बिल्कुल चाहिए, ठीक है, फूड। अब और क्या बात करोगे, फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड हेल्थ केयर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फूड, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर आपको बताएगा एक काम करिए, आप ये खाइए वो खाइए, ओके। जैसे सपोज कर दे आपको कहे कि मतलब डेली आप एग खाइए, ओके, तो इसका मतलब क्या है, एग क्या है, एग आपका फूड प्रैक्टिस है, ओके। तो वो किसके लिए जरूरी हो गया, हेल्थ एंड हेल्थ केयर के लिए हो गया। आपको क्या करना है, अपने रियल लाइफ से ही एग्जाम्पल ले करके ना पुटअप कर देने हैं, ताकि ना ऐसा ना लगे कि ना कि आप कहीं एलियन हो और आपको चीजें नहीं पता, ठीक है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के आंसर लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ उसको आप बता रहे हो और उसके रियल लाइफ से आप चीजें बता रहे हो, ओके। चलो उसके बाद मैं आ जाता हूँ डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात करता हूँ। देखो दो डायमेंशन की बात करेंगे, एक है आपका क्वालिटेटिव डायमेंशन, सॉरी ये क्वांटिटेटिव डायमेंशन, एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स में आप उसको मतलब देख सकते हो, यानी कितना नंबर है वो आप इस तरीके से देखते हो। क्वालिटेटिव मीन्स कितना अच्छा है, आप ये बात करते हो, ठीक है। देखो फूड को अगर मैं क्वांटिटी में अगर बात करूं तो आप ये देखना चाहोगे कि कितने मिलियन टन है हमारे पास, यही हुई ना इसकी बात। तो देखते हैं कि फूड ग्रेन की अगर मैं बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इंडिया में अभी की अगर बात करो तो 300 मिलियन टन है। तो ये एक डेटा आपसे मांगा जा रहा था, और ये 300 मिलियन टन कैसे हम इतना ये प्रोड्यूस करने लग गए। तो उसके लिए अगर आपको रेफरेंस देना हो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का आप रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी को अदर वे अगर कुछ प्रमोट किया है तो मिल्क रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड को अभी नाम दे सकते हो, जिसने की फूड सिक्योरिटी लाने में मदद करी है, ओके। और भी कुछ एग्जांपल्स हो तो आप उसको पुट अप कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये सारी मतलब कोई स्कीम्स वगैरह, वैसे मैं स्कीम लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए, ओके। तो चलो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव डायमेंशन, और क्वांटिटेटिव डायमेंशन में आपने यही बात करनी है और साथ में इसको, ठीक है, कैसे अटेन कर रहे हैं वो सब आपने बात कर लिया, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब अब क्वालिटी की बात करेंगे, फूड की क्वालिटी की बात करेंगे। तो वहां पे एक इंडेक्स की बात कर लेंगे, वो क्या होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वहां पे देखो इंडिया का रैंक कितना है, 94 है आउट ऑफ कितना, 107। डेट मीन्स बॉटम आप समझ सकते हो, 107 में से 94 नंबर पे इंडिया है। इवन अगर आप बात करो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, एंड नेपाल, ठीक है, इन तीनों से भी इंडिया क्या है, नीचे है, अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो, ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करनी है तो, ओके। चलो आगे बात करते हैं और कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। देखो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, देखो क्या बात है, 14.8% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड का मतलब क्या होता है कि उनको न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं मिलती, ओके। और न्यूट्रिशन का मतलब समझते हो ना, फुल डाइट। फुल डाइट का मतलब क्या होता है, फुल डाइट का मतलब है कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, फैट मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, ठीक है, मिनरल्स मिलने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें प्रयुक्त मतलब मात्रा में अगर मिलेगी, ठीक है, तो वो कंप्लीट डाइट कहलाएगा। तो अगर ये चीजें मिल रही हैं तो आप अंडर नरिश्ड नहीं हो, अगर इनमें से कुछ भी कम है तो आप अंडर नरिश्ड हो। तो इंडिया में कितने हैं, 14.8% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड की बात करूं, सॉरी ये वर्ल्ड की मतलब बताई गई है कि 14.8% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड, सॉरी हाँ इंडिया की बात करी गई है। हाँ तो क्या बात करी गई है कि 14.8% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड इन इंडिया, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 38.4% ऑफ चिल्ड्रन एज्ड अंडर 5 इन इंडिया आर स्टंटेड। स्टंटेड का क्या मतलब होता है, स्टंटेड का मतलब होता है कि अगर एज की बात करो, ठीक है, स्टंटेड का मतलब होता है कि एज की बात करो तो एज में उसकी हाइट अगर कम रह गई, ओके, तो यानी टू शॉर्ट फॉर देयर एज, यानी एज वाइज, यानी 5 साल में एक बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो उसको क्या कहेंगे, स्टंटेड है, ओके, एज वाइज हाइट कम, ओके, तो उसको स्टंटेड बोलते हैं। और अगर एक और डेटा ले लो कि 21% जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो वेस्टिंग के शिकार हैं।
वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? वेस्टिंग का मतलब होता है वेट टू लो फॉर देयर हाइट, यानी हाइट जो है कि उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है। यानी कभी कभार बच्चे आपको दिखेंगे ना लंबे बिल्कुल दिखेंगे, लेकिन जो है ना पतले दिखेंगे, ओके, तो उसको क्या कहेंगे? उसको वेस्टिंग का शिकार बताएंगे उसको। ऑलराइट, यानी बच्चा क्या है, लंबा है लेकिन क्या है कि उतना वेट नहीं है। प्रॉब्लम तो तब हो जाती है कि बच्चा स्टंटेड एंड वेस्टेड दोनों हो, ओके, तो वो सिचुएशन और भी बेकार होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसटीजी इंडिया इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि उसके भी कुछ डेटाज ले लेंगे। ओके, तो एसटीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो वो रिलीज करता है नीति आयोग। ओके, अगर स्टंटिंग की बात करो तो ऑब्वियस ही बात है, हमने तो एफएओ में पहले ही देख लिया था 38.4% क्या है, वो स्टंटेड हैं, वो ऑलरेडी बात कर ली है ना। ओके, तो सेम डेटा यहां पे भी है, और उसको रिड्यूस कितना करना है? 21.3% क्या करना है? रिड्यूस कर लेना है बाय 2020। ये देखो एसडीजी गोल होते हैं ना, ठीक है, एसडीजी गोल के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से फिर रिप्लेस किया गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है वर्ल्ड के लिए, और इंडिया लेवल पे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, नीति आयोग क्या करता है? रिलीज करता है। ओके, तो उसमें जो है 2030 तक का टारगेट होता है, और सेकंड जो टारगेट है, सेकंड टारगेट जो है उसको वो है जीरो हंगर। क्या है? जीरो हंगर। हम उसी की बात कर रहे हैं। जीरो हंगर किससे रिलेटेड होगा? वो होगा फूड सिक्योरिटी से। ओके, चलो मैं इन सब चीजों की बात करूंगा आगे डिटेल में। ओके, 2020 तक 21.03% को कम करना है। ओके, क्या चीज? अगर आप बात करो स्टंटिंग की। अब एनीमिया एमोंग वुमेन, एनीमिया क्या होता है? यानी एनीमिया का मतलब है कि एफई यानी आयरन की कमी, आयरन की अगर कमी दिखेगी, ओके, तो उसकी बात कर लेते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन एंड बच्चे की बात करेंगे यहां पे, प्रेग्नेंट वुमेन की बात करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन 15 to 49 ईयर्स आर एनेमिक इन इंडिया। देखो हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन, ओके, यानी 50% से ज्यादा वीमेन, लगभग 52% है। ओके, लगभग 52% वीमेन जो हैं इंडिया में प्रेग्नेंट वीमेन वो एनेमिक है, और इवन 50% से ज्यादा बच्चे भी, ओके, वो भी एनेमिक है। और देखो टारगेट क्या है? एसडीजी गोल का टारगेट है 23.57% ले आना बाय 2023। देखते हैं कितना हम, ठीक है, इसको अचीव कर पाते हैं। ऑलराइट, तो आपने ये सारी बात क्या कर दी? क्वालिटेटिव यहां पे बात करी है आपने, ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इसमें सारे डेटा आपने बता दिए। ऑलराइट, तो चलो अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ चैलेंजेस की। तो मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले चैलेंज में क्लाइमेट चेंज की। देखो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है फूड सिक्योरिटी में। क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण आपको एग्रीकल्चर जो पैटर्न है ना उसमें चेंज मिलेगा। ओके, मतलब बिन मौसम बरसात, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ना कि फसल जो लगी है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा है जो बारिश ही नहीं होगी, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम फसल उग ही नहीं पाएगा, यानी बढ़ ही नहीं पाएगा। ओके, तो क्लाइमेट चेंज का ये कारण है। ऑलराइट, और क्लाइमेट चेंज का कारण बस पानी से नहीं है, बरसात से नहीं है। क्लाइमेट चेंज आपको जैसे कि कीट वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, उसको भी पनपने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इन सब चीजों को भी आप देख लेना। ओके, चलो इंक्रीज इन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। देखो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की अगर आप बात करो, ओके, तो वो भी बहुत ज्यादा मतलब फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। देखो अब कोई भी पर्सन रूरल से अर्बन चला गया, ओके, तो रूरल होता तो क्या करता? रूरल होता तो एग्रीकल्चर में अपना सपोर्ट देता। ओके, अब वो अर्बन चला गया, तो पहले क्या था? पहले वो एग्रीकल्चर करने वाला था, अब क्या है? एक तरह से कंज्यूमर हो गया, यानी बस वो एग्रीकल्चर को लेने वाला है। ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं और कंज्यूम करने वाले लोग क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। तो मिसमैच थोड़ा सा माइग्रेशन के कारण देखा जा रहा है। ओके, इसकी बात कर सकते हो। ओवर पॉपुलेशन, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फूड सिक्योरिटी के लिए। ओके, पुवर्टी, ऑब्वियसली बात है, जो मतलब लोग पुअर होते हैं उनको कंप्लीट डाइट नहीं मिल पाती, और इसके कारण वो एक विशियस साइकिल बना रहता है। एक बार मतलब भूखे मतलब पेट सो जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो पोवर्टी बहुत बड़ा रीजन है आपके फूड सिक्योरिटी का, यानी जेब में पैसे नहीं तो अन्न नहीं। ओके,
इस चीज की बात कर सकते हो आप। ओके, लैक ऑफ एजुकेशन, ये क्यों जरूरी है? लैक ऑफ एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या खाना है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपके जेब में पैसे आए, आप चले वहां पे समोसे खाने, बेटर होता कि आप कुछ बैलेंस डाइट ले लेते। ओके, तो ये वाली बात हो गई। ओके, तो एजुकेशन आपको प्रॉपर होने चाहिए कि एक बैलेंस डाइट आप लो, जो कि आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके बाद आप जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी की बात यहाँ पे कैसे आ गई? बात ये आई कि इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि ये जो महिलाएं जो खाना खाती है ना, वो जनरली मतलब लास्ट में खाती हैं, और जो बच जाता है ना वो खाती हैं। डेट मीन्स महिलाओं को जनरली वो बैलेंस डाइट जो मिलना चाहिए ना वो मिलता नहीं है, क्योंकि बचा कुचा खाना वो खाती हैं, उसके चक्कर में उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता। ओके, और आपको याद होना चाहिए कि हमेशा डेली आपको बैलेंस डाइट खाना होता है। ओके, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी एक रीजन यहाँ पे बनता है। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, चलो इसके बाद क्या है? इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में दो पार्ट आप बना लो। ठीक है, एक पार्ट ये है कि इंक्लूजन, ठीक है, और दूसरा पार्ट आप कर दो एक्सक्लूजन। ठीक है, क्या क्या करोगे? यहां पे लिख देता हूं मैं, इंक्लूजन, इंक्लूजन, और दूसरा पार्ट है एक्सक्लूजन। ओके, अब देखो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैंने क्यों लिखा हुआ है? इंक्लूजन मतलब ऐसे लोग ऐड हो गए हैं जो कि बीपीएल है ही नहीं। ओके, और एक्सक्लूजन का मतलब है ऐसे लोग मतलब छोड़ दिए गए जो कि एक्चुअली जिनको जरूरत थी, और वो बीपीएल कार्ड उनके पास नहीं है बेचारों के पास। ओके, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको आपको मेंशन कर देना है। आगे बात करोगे आप कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट देखो, आपको अगर आप गांव से थोड़ा बहुत बिलोंग करते हो तो आप देखोगे कि अगर आपसे दुश्मनी है तो मतलब नेक्स्ट पर्सन पता है क्या करेगा? नेक्स्ट पर्सन ये करेगा कि आपके खेत में जाएगा और आपके फसल जो है वो नष्ट करवा देगा। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ये जो आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके कारण आप देखोगे फूड सिक्योरिटी में बड़ा ही मतलब लॉस आपको नजर आएगा। एक तो ये चीज बताई, और दूसरी चीज ये है जब भी कोई हिंसा वगैरह होती है ना, तो आप देखोगे गोडाउन्स वगैरह को आग लगा दिया, ये सब कुछ, यानी किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में ना फूड का बड़ा ही लॉस होता है। तो इसकी बात भी यहाँ पे की जा सकती है। ओके, और नेक्स्ट थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिकल हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, यह है अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। यानी आप को इंप्लीमेंटेशन की बात करो ना, देखो एक होता है लॉ और दूसरा होता है इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, लॉ लॉ तो बना हुआ है अच्छा खासा, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, मैन पावर को ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, और मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। तो इसकी बात आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बात करोगे लैक ऑफ कोहेरेंट फूड एंड न्यूट्रिशन पॉलिसीज। सेम चीज है, उसी चीज को आप अलग तरीके से बात कर सकते हो कि फूड न्यूट्रिशन पॉलिसीज भी जो है ना बिल्कुल कोहेरेंट नहीं है। यानी एक अगर आप सेंटर और स्टेट की बात करो ना, वो कोऑर्डिनेशन थोड़ी बहुत मिसिंग है। और वो कोऑर्डिनेशन मिसिंग ना आपको कोरोना टाइम में नजर भी आया था। अगर आप बात करो इंडियन गवर्नमेंट की, यानी सेंटर की, और बंगाल गवर्नमेंट की बात करो, तो वो टसल ना आपको न्यूज में दिख रहा था। ओके, तो मतलब देखो सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, एंड प्लस में स्टेट स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। पड़ोसी राज्य ना मतलब बहुत ही एक दूसरे से क्या होने चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, ताकि फूड सिक्योरिटी को हम लोग क्या कर सके, साथ में डील कर सके। ओके, तो इसकी बात करी गई है जिसकी थोड़ी बहुत कमी नजर आती है। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सेस टू रिमोट एरियाज। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये देखो जो रिमोट एरियाज में रहते हैं ना, उनको होता क्या है कि सपोज करो कि वहां पे धान गेहूं हो रहा है, तो वो बेचारे क्या है कि धान गेहूं ही मतलब उनके पास है। अब वहां पे मान लीजिए सब्जी नहीं हो रहा है कोई भी, तो बेचारे अब क्या करेंगे, धान गेहूं ही वहां पे हो रहा है, तो उसी को बार बार तरीके से किसी तरीके से खाएंगे पिएंगे। और दूसरी जगह क्या हो रहा है, सपोज करो कोई सब्जी हो रही है, तो एक जगह पे एक चीज की अधिकता नजर आएगी। और ये क्यों है? क्योंकि रिमोट एरियाज में है वो बेचारे, उनको ना मतलब क्या है कि मार्केट का एक्सेस नहीं है। उसके चक्कर में क्या होता है कि कंप्लीट डाइट नहीं मिल पाती है। ओके, अब नेक्स्ट वन इज करप्शन। करप्शन को क्या मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत है? जी नहीं, क्या मतलब बिचौलिए वगैरह को आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। ऑल राइट, तो ये है करप्शन। ओके, पॉलिटिक्स को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये तो बात रही चैलेंजेस की।
चैलेंज के बाद अब मैं आ जाता हूं गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं दो पक्ष में देखता हूं। एक तो अगर आप बीपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो बिहार के कंटेक्स्ट में इसको देख रहे हैं हम लोग, ओके। और ये क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हो पोर्शन, ओके, ये सेंटर के कंटेक्स्ट में यानी इंडियन कंटेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक बिहार के कंटेक्स्ट में था, एक इंडियन के कंटेक्स्ट में था, ओके। तो वहां पे कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में आप बात कर सकते हो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फर्स्ट वन आप इसकी बात करिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसकी आपको बात करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बिहार उसमें एक अग्रणी भूमिका बिहार ने निभाया था। यानी जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब लागू हुआ था तो बिहार में मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कह सकते हो, ठीक है, ये स्टेट था जिसने कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपने राज्य में भी क्या है लागू कर लिया था, ओके। तो यहाँ पे बिहार की भूमिका आपको बता सकते हो। नेक्स्ट आप अगर बात करूं मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो उसमें अगर आपको बात करनी है तो आप ये बात कर सकते हो कि 75% क्या है रूरल और 50% अर्बन हाउस होल्ड को कवर करने की इसमें बात करी हुई है। कितना? 75% रूरल और 50% अर्बन लोगों को, ओके। और मतलब कितने रुपए में, रुपीज, खैर इतना अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, रुपीज 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा, मतलब राइस मिल जाएगी, वीट मिल जाएगी एंड कॉरेज ग्रेन मिल जाएगा आपको, ठीक है। राइस, वीट एंड कॉरेज ग्रेन आपको 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में मिल जाएगा रेस्पेक्टिवली, ओके। तो ये क्या था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर ये जो रुपीज वाला जो बता रहा हूं ना, ये वाला जो कंडीशन है, ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, ओके। तो इसको भी मैंने साथ में डिस्कस कर लिया, वो भी इसी के अंडर ही आ जाता है, ठीक है। टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ही एक पार्ट है, ऑलराइट। तो इसको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, आईसीडीएस की आप बात कर सकते हो, ठीक है। आईसीडीएस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। चलो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी अगर आप बात करो तो इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को, मतलब चाइल्ड को जनरली अगर चाइल्ड की बात करूं, ठीक है, तो उसको 500 कैलोरी, ठीक है ना, 500 कैलोरी का फूड मिलना चाहिए, ओके। और 12 से 15 ग्राम का प्रोटीन मिलना चाहिए, ओके। 500 कैलोरी का फूड और 12 से 15 ग्राम का, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट लगा लो, ठीक है। 12 से 15 ग्राम का प्रोटीन मिलना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड के लिए। इसी तरीके से अगर मैं मदर की बात करूं, ओके, अगर मैं देखो यहां पे चाइल्ड का बता दिया, यहां पे मदर का बता देता हूं। मदर की बात करो तो उनको कितना होना चाहिए, देखो ये 500 कैलोरी था तो थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, 600, ठीक है, कैलोरी का, ठीक है, आपको फूड मिलना चाहिए। और कितने ग्राम का मिलना चाहिए प्रोटीन, ये देखो 12 से 15 था तो ये हो जाएगा 18 से 20 ग्राम का प्रोटीन मिलना चाहिए, मतलब प्रेग्नेंट मदर को, ओके। वो किसके अंदर बात करी गई है, वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर बात करी गई है। अगर मैं मिड डे मील की बात करूं तो यहां पे फोर्टिफाइड फूड की आप बात कर सकते हो। फोर्टिफाइड फूड आपको पता है ना क्या होता है? फोर्टिफाइड फूड वो होता है एक बैलेंस डाइट, यानी खिचड़ी। आप देखोगे मिड डे मील के अंदर खिचड़ी की बात कर सकते हो। खिचड़ी होता क्या है, उसके अंदर सारी वो चीजें होती हैं, पोषक तत्व जो कि एक बॉडी को जरूरत होती है, ओके। तो उसकी बात कर सकते हो, मतलब फोर्टिफाइड फूड आप लिखोगे, ओके। नेक्स्ट और भी आप बात कर सकते हो, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान की बात कर सकते हो। और किसकी बात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नेम की बात कर सकते हो, यानी मार्केट को, ठीक है, जोड़ने के लिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ओके। तो इसकी बात कर सकते हो, रेवोल्यूशन आ सकता है इससे। नेक्स्ट आप किसकी बात कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 में, ठीक है, कोविड-19 को देख करके इसको लागू किया गया था। किसको? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। अगर इसके बारे में भी अगर आपको कुछ मतलब डेटा चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं, अगर यहां पे, ठीक है, मैं लिख सकता हूं तो, ठीक है। इसमें इसके तहत क्या किया गया था, 5 kg ऑफ, ठीक है, फूड ग्रेन आपको दिया गया था और 1 kg ऑफ क्या, 1 kg ऑफ पल्सेस दिए गए थे, ठीक है, दाल, ओके। और पर मंथ ये आपको मिल रहा था, ठीक है, किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना के तहत। ओके, और ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ फैक्ट है। इसके बाद और एक मतलब रिसेंट वाला एक फैक्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वो भी कोविड-19 में जो प्रॉब्लम्स माइग्रेंट्स ने फेस करी ना, उसको देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड को लॉन्च किया गया। यानी आप मतलब देश के किसी भी मतलब स्टेट में रहिए, आपको एक राशन कार्ड की जरूरत है ये फूड ग्रेन रिसीव करने के लिए। ओके, तो ये इंडियन जितने भी ये इनिशिएटिव थे उसकी बात मैंने कर ली। इसके अलावा बिहार के इनिशिएटिव की बात कर सकते हो आप। कृषि कर्मण अवार्ड्स की बात कर सकते हो 2020, वो बिहार को ही मिला है। कौन कौन से फसल के लिए मिला है? ओके, ये प्रीलिमिनरी में पूछा गया था। वीट एंड किसके लिए? मेज के लिए मिला हुआ है। ओके, इसी तरीके से आप बिहार आंगनवाड़ी बेनिफिशियरी स्कीम की बात कर सकते हो एंड जल जीवन हरियाली योजना की भी बात कर सकते हो। तो इतने ढेर सारे मैंने आपको स्कीम बता दिए। ठीक है, अगर इतना लिख दो तो फिर आपके पास जगह ही नहीं बचेगा कुछ और लिखने के लिए। ओके, तो चलिए, जो भी आपको अच्छा लगे, सफिशिएंट लगे, याद आ जाए एग्जाम टाइम में, 4 5 6 जो भी आपको याद आए ये आप लिखिए। ये मतलब आपको मार्क्स सफाइस करेगा ही करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो नेशनल लेवल पे बात कर ली, स्टेट लेवल पे बात कर ली, थोड़ा इंटरनेशनल भी बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की भी बात कर लेते हैं। ओके, और फूड सिक्योरिटी के लिए तो आप इसका योगदान बता सकते हो, एफएओ का योगदान बता सकते हो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मतलब आपको कभी भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पीस प्राइज जो इस बार जो मिला है ना, ठीक है, पीस प्राइज अवार्ड जो मिला है, नोबेल पीस प्राइज, सॉरी, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड, ओके, वो किसको मिला है? इसी को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे फूड सिक्योरिटी लाने में, ओके, वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम असिस्टेंस और ये फंड वगैरह देती रहती है। किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग कंट्रीज को। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो एसडीजी गोल नंबर 2, वो किसकी बात करता है? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करता है। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो ये बात करता है जीरो हंगर की। ओके, ये किसकी बात करता है? जीरो हंगर की बात करता है एसडीजी गोल नंबर 2। एसडीजी मींस क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, चलो एक और मतलब ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फूड सब्सिडीज की अगर आप बात करो ना, उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा खासा रोल है। ओके, इंटरनेशनली ट्रेड की अगर बात करो तो उसमें भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, अच्छा खासा रोल है। ऑलराइट, तो इसकी बात हो गई। अब देखो, इतना कुछ करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि हाउ डू अचीव फूड सिक्योरिटी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि मतलब कुछ सजेशंस हैं। ओके, तो हम कुछ सजेशंस देख लेते हैं जो आप दे सकते हो। ओके, तो क्या सजेशन हो सकता है? आप इस तरीके से बता सकते हो, एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम टू बिकम मोर एफिशिएंट, सस्टेनेबल, क्लाइमेट स्मार्ट एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव। ओके, एफिशिएंट होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब, ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होना चाहिए, यानी कम मतलब खर्च में आपको अच्छा खासा अन्न मिल जाए। ओके, कम मैन पावर की जरूरत लगे और आपका अन्न उपज जाए, यानी कम ये फील्ड की जरूरत पड़े, कम खेत की जरूरत पड़े और आपका अनाज क्या है, अच्छा खासा उपज जाए, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी मीन्स ये होता है कि एक बार मान लीजिए फसल लगे तो दूसरी बार भी फसल लग सके। ओके, यानी सस्टेनेबल हो। ओके, ऐसा ना हो कि एक बार बहुत अच्छा खासा हो गया, दूसरी बार, ठीक है, उसका लॉस ही हो गया। यानी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो। क्लाइमेट स्मार्ट, यानी क्लाइमेट को चेंज मतलब ना कर रहा हो। ओके, उस तरीके का होना चाहिए। न्यूट्रिशन सेंसिटिव, यानी सबके लिए हो। ओके, और न्यूट्रिशन सेंसिटिव मीन्स कि ये सारे जो आपके डाइट है ना, कंप्लीट डाइट की बात हो रही हो। ओके, तो ये सारी बात कर लेते हैं। अब और बात कर लेते हैं कि और सजेशन में आप क्या लिख सकते हो। सजेशन में आप ये लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो। किसमें? मतलब एग्रीकल्चर में एंड फूड प्रोसेसिंग साइकिल में आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। और आप क्या बात कर सकते हो कि फॉर्मुलेट पॉलिसी डेट सपोर्ट बेटर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस बात है, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट मतलब आप गवर्नमेंट को ये सजेशन दे सकते हो कि मतलब पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फार्मर फ्रेंडली
एंड उसमें एग्रीकल्चर के इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बात हो। ओके, तो वो हो। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेज, यानी जो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेज को आप फॉलो करो। जैसे कि लास्ट ईयर इंडियन बजट में, यूनियन बजट में बात हुई थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो उसकी बात आप कर सकते हो। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर सकते हो, ठीक है। और मतलब ये है, मतलब यही सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इसकी बात कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, पॉलिसीज मस्ट प्ले स्पेशल अटेंशन टू ग्रुप हु आर मोस्ट वनरेबल टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर एंड एक्सेस इन्फ्लुएंस। देखो, आपको स्पेशल अटेंशन किसको देना है, मतलब बच्चों को देना है, उनमें से इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन, ठीक है, और एजेड अंडर 5, यानी 5 साल से छोटे जो भी बच्चे हैं ना, उनपे आपको ज्यादा अटेंशन देना है। और प्लस में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, वीमेन पे ध्यान देना है। और वीमेन में भी किस पे, मतलब जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर हैं, ओके, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। एडोलेसेंट गर्ल्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ये क्या है, वनरेबल सेक्शंस हैं जिनको कि फूड सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इनमें ना वो लैक नजर आता है। ओके, तो चलो इसके बाद आप बात कर सकते हो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया था, तो यहां पे एड्रेस करने की बात हो रही है। तो ये रही सजेशन की बात। आफ्टर सजेशन मैं चलूंगा कंक्लूजन की तरफ। ओके, तो देखते हैं कि कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक है ना। कंक्लूजन देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन में आपको पता है कि आपने जितना कुछ लिखा था आप उसको क्या करोगे, सम अप करके यहां पे मतलब मेंशन करोगे। देखो कि क्या हो सकता है वे आउट। वे आउट ये हो सकता है, टेकिंग एक्शन इज नो लॉन्गर जस्ट एन ऑप्शन, ठीक है ना। एक्शन जो है ना ऑप्शन नहीं है। एक्शन जो आप बात कर रहे हो ना, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह पे कुछ और कर लो, वो मस्ट है। इट हैज बिकम एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ऑप्शन नहीं है, क्या है ये, नेसेसिटी है, ठीक है ना, समझ गए। ये एक्शन इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एन necessity, it is a necessity. This means a lot of effort has to go into improving food production system by having more people working more closely together globally and locally. आप देखो, अगर आप इसको एड्रेस करना चाहते हो ना, लोकली आप काम करो, ठीक है, स्टेट लेवल पे आप काम करो, नेशनल लेवल पे काम करो, और ग्लोबल लेवल पे काम करो। यानी आप बस अपने गांव तक की सीमित नहीं हो, लोकल यानी गांव तक, यानी स्टेट तक, ओके, नेशन यानी इंडिया की बात हो रही है, और ग्लोबल यानी पूरा विश्व को आपने इसमें समाहित कर लिया है। इस तरीके से आपको कंक्लूजन को, ठीक है, लिखना होता है। एंड देखो, एंड फाइनली क्या बोलोगे, विद दिस कलेक्टिव एफर्ट्स आर नेसेसरी, इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव एन अर्जेंट रोल टू प्ले। देखो, अभी तक आपने गवर्नमेंट को पूरा क्या किया था, सजेस्ट कर लिया था, कि इंडिविजुअल को क्या, इंडिविजुअल को अभी आपने सजेस्ट नहीं करा था। तो इंडिविजुअल का रोल बहुत यहां पे मतलब बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वो क्या करना चाहिए, आप ये करो, ये जो फूड का जो आप लॉस करते हो ना, ठीक है, वो मत करो, वही बात हो रही है। वी मस्ट ऑल यूज नेचुरल रिसोर्सेज मोर वाइजली टू प्रोड्यूस न्यूट्रिशियस डाइट्स एंड रिड्यूस आवर फूड वेस्ट। यानी फूड वेस्ट एटलीस्ट आप नहीं करो। देखो, यहां पे आपने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर दे, मतलब ये सजेस्ट कर दिया था, और इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने गिना दी। आपने लोकल लेवल पे बात करी, आपने स्टेट लेवल पे बात करी, आपने नेशनल लेवल पे बात करी, आपने ग्लोबल लेवल पे बात करी, आपने एक्शन की बात करी, और उसको ऑप्शन नहीं बताया, आपने उसको नेसेसिटी बताया। और ये आपका प्रॉपर कंक्लूजन बनता है फूड सिक्योरिटी के लिए, जो कि नीड ऑफ द आर है। ओके, तो चलिए, ये था फूड सिक्योरिटी के लिए। वेल, एक और चीज है आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो उससे भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि WTO पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस ईयर इसके आने के थोड़े बहुत चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे मैंने आपको ये आंसर्स यहां पे क्या करे हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, तो आपका काम क्या है कि मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, तो आप जाइए और इसको पढ़िए, देखिए, और अपने खुद से इसको आंसर्स लिखिए।
ओके, कोई दिक्कत आए तो अब मुझे बताइए कमेंट के जरिए। तो चलिए यहां पे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।